हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है वो है प्रस्तावना संविधान का अंग है अथवा नहीं। देखिए, इससे पहले हम प्रस्तावना के बारे में जान चुके हैं, प्रस्तावना के तत्वों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, प्रस्तावना के अंतर्गत जो शब्दावलियाँ उपयोग में लाई गई हैं उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रस्तावना के बारे में है कि इसे संविधान का अंग यानी कि भाग इसे माना जाता है कि नहीं माना जाता है। आपको ये प्रश्न बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जब हमने प्रस्तावना पढ़ी है तो जाहिर सी बात है कि संविधान का भाग है। देखिए, ऐसा नहीं है। प्रस्तावना को लेकर के एक विवाद रहा है कि प्रस्तावना जो है उसे संविधान का भाग माना जाए अथवा नहीं माना जाए। ठीक है, तो देखिए, ये जो वाद था, ये जो डिस्प्यूट था, ये किस तरीके से शुरू हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीरूबारी संघ मामला। 1960 में आया था ये बीरूबारी संघ मामला। एक्चुअल में क्या था, बीरूबारी एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य इस स्थान के अधिग्रहण को लेकर के एक विवाद था। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट जो था उसने क्या कहा था, उसने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। तो यानी कि इस समय तक यह निर्णय आया कि प्रस्तावना जो है उसे संविधान का अंग नहीं माना जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं केशवानंद भारती मामले में। अब देखिए, केशवानंद भारती कौन थे, ये आप ग्रेजुएशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। केशवानंद भारती जो थे, ये केरल में एक मठ है और उसके संचालक थे। और ये जो मामला था 1973 में आया था। इस केस में क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। तो यहाँ पे देखिए आप, उच्चतम न्यायालय ने अपनी जो पहले की जो व्याख्या दी थी ना, उसे अस्वीकार कर दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया, और क्या कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, संविधान का भाग है। साथ में देखिए, ये जो केशवानंद भारती केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और कही गई कि यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट न किया जाए तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे एक अलग टर्म आई है, संविधान का मूलभूत ढांचा। इसे हम मौलिक ढांचा भी कह सकते हैं या इसे हम आधारभूत ढांचा भी कह सकते हैं। तो ये जो संकल्पना है ये एक्चुअल में क्या है, इसे समझ लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो मौलिक अथवा आधारभूत ढांचे की जो संकल्पना थी वो सबसे पहले इसी केस से, यानी कि जो केशवानंद भारती मामला था, इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत किया था। तो संविधान का आधारभूत ढांचा क्या होता है? संविधान का आधारभूत ढांचा देखिए, संविधान का वो भाग है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसे हम थोड़ा सा और समझते हैं कि मूल ढांचा या फिर आधारभूत ढांचा जो है वो क्या है। देखिए, ये ऐसा ढांचा है जिसको प्रभावित किए बगैर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि ये एक ढांचा ऐसा हमारे सामने बिल्कुल तैयार है, या हम इन पॉइंट्स को बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ ये पॉइंट इसके अंतर्गत शामिल हैं, बस इसके बाद हम इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है। ये जो ढांचा है इसके अंतर्गत विभिन्न जो फैसले आते जाएंगे, उसके अंतर्गत हो सकता है भविष्य में भी इसमें भी और बिंदु जो हैं वो जुड़ते जाएं। अभी तक के जो फैसले लिए गए हैं उनके द्वारा संविधान का जो मूलभूत ढांचा है या जो आधारभूत ढांचा है उसके अंतर्गत कुछ एक ऐसी बातें हैं जो शामिल की गई हैं। जैसे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन है, लोकतंत्र है, संसदीय शासन प्रणाली है, विधि का शासन है, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है वो, राष्ट्र की एकता अखंडता, ये सब क्या है, ये संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। तो यानी अगर भविष्य में ऐसा कोई और फैसला आता है तो इसके अंतर्गत और बिंदु भी जुड़ सकते हैं। तो अब
अभी हमने पढ़ा केशवानंद भारती केस के अंतर्गत ये बात सामने आई संविधान के मूलभूत ढांचे की। तो अब क्या कर सकती है कि जो संसद है उसकी एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है कि वो मूल ढांचे को प्रभावित ना करे, इसके अलावा वो संविधान में संशोधन कर सकती है। मतलब इस ढांचे को प्रभावित किए बगैर वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब आगे देखिए SR बोम्मई मामला 1993। अब ये मामला कैसे स्पेशल है, इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जो निर्णय था उसमें कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का अंग है बल्कि आधारभूत ढांचे का भी भाग है। ठीक है, तो अभी हमने जो आधारभूत ढांचे का डिस्कशन किया उसके अंतर्गत प्रस्तावना को भी शामिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन कौन से वाद के द्वारा? SR बोम्मई वाद के द्वारा। तो ये यहाँ आपके बात ध्यान रखने लायक है कि प्रस्तावना को किस केस के तहत, किस डिसीजन के तहत संविधान के मूलभूत ढांचे का अंग मान लिया गया। तो ये था SR बोम्मई केस। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है अथवा नहीं। अब देखिए हमने पढ़ा कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक आधारभूत ढांचे के अंतर्गत उसको मान लिया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। तो देखिए प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो मूल विशेषताएं हैं, जो उसकी आधारभूत विशेषताएं हैं, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको मैं बता चुकी हूँ कि प्रस्तावना जो है उसे केवल और केवल एक बार अभी तक संशोधित किया जा चुका है। हमने डिस्कशन किया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना जो है उसको संशोधित किया जा चुका है। और इसमें 3 जो शब्द थे जिनकी हमें सीक्वेंस भी ध्यान में रखनी है, सिर्फ शब्दों को ध्यान में नहीं रखना है, उनकी सीक्वेंस भी ध्यान में रखनी है। तो इन शब्दों को इस संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। ये तो बात हुई प्रस्तावना की। अब देखिए प्रस्तावना कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हम संविधान सभा जो है उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब आप कहीं लिखना चाहे तो लिख लीजिए। संविधान जो है मोटे रूप में इसमें क्या क्या शामिल है। संविधान में देखिए एक तो प्रस्तावना है, अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। 22 इसमें भाग हैं और अनुसूचियां जो है वो हैं 12। ये इनके संख्यांक हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। लेकिन उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हम अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इससे पहले के जो अनुच्छेद हैं हम उनको थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में क्या बातें कही गई हैं, किन का वर्णन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग 1। भाग 1 में है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में। तो देखिए अनुच्छेद 1 जो है वो क्या कहता है, इसमें ये प्रावधान है कि भारत जो है वो राज्यों का यूनियन होगा। और देखिए यहाँ पे यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि भारत की एकता और अखंडता जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि संसद सामान्य बहुमत से किसी नए क्षेत्र को भारतीय संघराज्य क्षेत्र में सम्मिलित कर सकती है। यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्रावधान है। इसके बाद है अनुच्छेद 3। संसद सामान्य बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, उनकी सीमा में, नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। जैसे कि एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा, और प्रस्ताव पर पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी।
अब राष्ट्रपति जो है ये सलाह के लिए क्या करेगा, जो राज्य विधानमंडल उनके पास सलाह के लिए भेजेगा इस प्रस्ताव को। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 3 तक के प्रावधान। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जो अभी हमने प्रस्ताव की चर्चा की, उस प्रस्ताव पर जब राज्य विधानमंडल की सलाह आ जाती है या फिर निश्चित तिथि जब समाप्त हो जाती है, तो संसद उस प्रस्ताव पर प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। और देखिए, विधानमंडल की सलाह जो भी रहे, संसद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और संसद ऐसे प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से पारित कर देती है। तो उसी डेट से, उसी तिथि से नया राज्य जो है इसके निर्माण में, सीमा में, नाम में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बात हो गई अनुच्छेद 4 की। आगे हम बात करते हैं भाग 2, जिसके अंतर्गत प्रावधान है नागरिकता का, और ये है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। आप बता सकते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक जो है वो राज्याध्यक्ष को कहा जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 की, कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है। देखिए, अनुच्छेद 5 ये कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से भारत में रह रहा है, तो उसे आसानी से क्या कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता दे सकते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में उन व्यक्तियों के लिए प्रावधान है जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के आए थे। ठीक है, ये यूँ कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी आए थे उनके बारे में इसके लिए प्रावधान है। और इसके अंतर्गत जो तिथि उल्लेखित है वो है 19 जुलाई 1948, यानी ये अंतिम तिथि है। तो जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके जो व्यक्ति आए हैं उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 6 में प्रावधान है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए माइग्रेट किया हो, तो उसे भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। यानी इसमें जो तिथि उल्लेखित है वो क्या है? 1 मार्च 1947। मतलब ऐसे व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान गए और फिर पुनः भारत लौट कर आए। ये था अनुच्छेद 7। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। देखिए, यदि कोई विदेशी व्यक्ति है और उसके जो पूर्वज हैं वो भारतीय हों, तो उनको आसानी से भारत की जो नागरिकता है वो दे दी जाएगी। वो प्रावधान जो है वो इसके अंतर्गत है। यानी कि कहने का मतलब है, उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में ये चर्चा करता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, लेकिन वो क्या थे? भारतीय मूल के थे। आगे अनुच्छेद है 9। अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11 के बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि देखिए, कोई व्यक्ति है और उसने इस देश की नागरिकता के साथ साथ में अगर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त अगर करता है, तो ऐसे में क्या होगा? भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ। तो ये हो गई अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत प्रावधान है कि बिना विधि के, बिना कानून के नागरिकता जो है उसको नहीं छीना जा सकता। यानी इसका क्या मतलब है कि संसद कोई कानून बनाएगी, उसके द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता जो है, किसी नागरिक की जो नागरिकता है उसको छीना जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 11। 11 जो है ये नागरिकता, संसद जो है ये क्या कर सकती है कि सामान्य बहुमत से नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है।
इस दिशा में क्या हुआ कि संसद ने बहुत सारे कानून बनाए भी हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 है इत्यादि। तो ये कानून संबंधी जो प्रावधान है ये हो गए अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। और भारत जो है उसमें नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 आधार हैं। तो जो नागरिकता प्राप्ति अधिनियम 1955 है वो नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 आधारों के बारे में बात करता है। पहला है जन्म, दूसरा है वंश द्वारा, तीसरा है देशीकरण द्वारा, चौथा है पंजीकरण द्वारा और पांचवा है क्षेत्र सम्मेलन द्वारा, या फिर जिसको कि हम कह सकते हैं कि अगर भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये 5 प्रकार के आधार हैं नागरिकता प्राप्ति के। यहाँ तक हमने डिस्कशन किया है अनुच्छेद 11 तक। अब अनुच्छेद स्टार्ट होगा 12 और अनुच्छेद 12 के स्टार्ट होने के साथ ही जो मौलिक अधिकार हैं वह स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। थैंक यू।